हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम है, या दिवाली पर छुटाई जाने वाली फुलझड़ी है, ये प्रश्न तो घूमते ही रहेंगे। मेहमानों का परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कपीश जी का बहुत स्वागत है। गौरव जैन जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, गौरव जैन जी का बहुत स्वागत है। मनीषा वाजपेयी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीषा जी का बहुत स्वागत। मनीषा जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। बेसिक प्रश्न जो मुझे लगता है वो ये खड़ा होता है कि क्या ऐसा संभव है कि पड़ोस वाला व्यक्ति रात में अचानक से उठे, अपना मोबाइल खोले, कंप्यूटर खोले और अपने बगल में रहने वालों के 10-20 वोट काट के फिर सो जाए? क्या ऐसा संभव है? जो तस्वीर अभी राहुल जी ने बनाई वो तस्वीर यही कहती है। इसका सरलीकरण मैंने किया कि भाई एक्स उठा, उसने बाई के परिवार के वोट काटे और फिर चद्दर तान के सो गया, वो खत्म हो गया खेल। क्या ऐसा है? चुनाव आयोग कह रहा ऐसा संभव नहीं। जिसका वोट कटेगा उसको सुनवाई का अवसर होगा, उसको सुना जाएगा। मनीषा जी। जी नमस्कार अमिताभ जी। चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि जो अब आपका वोटिंग रोल है, इसमें हमेशा आप अगर किसी का वोट कटता है तो ऑडिट ट्रेल होती है। पहले जैसे कटता है, अगर वो व्यक्ति ऑब्जेक्शन करता है तो जितना काटा जाता है, जैसे हटाया जाता है, नॉट काटा जाता है, शब्द अच्छा नहीं है, जब अगर हटाया गया किसी कारणवश, अगर भूल हो गई तो उतनी ही सरल प्रक्रिया है कि उसको ऐड भी किया जा सकता है। तो ऑडिट ट्रेल जरूर होती है, बिना ऑडिट ट्रेल के ना हटाया जाता है ना जोड़ा जाता है। तो ये राहुल गांधी जी का कहना बहुत बेसलेस बात है और उनको लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए इन छोटी छोटी बातों का जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि बहुत हाइड्रोजन बम आ रहा है, बहुत दिनों से ये एक शब्द बार बार आ रहा था। अभी आया नहीं है। अभी उन्होंने कहा है कि अभी येट टू कम, अभी और आना बाकी है, अभी आया नहीं है। जिसको आपने कहा ना कि एटम बम पार्ट 2 है ये जितने भी बम हैं, जैसे राफेल के टाइम पे उन्होंने भ्रष्टाचार का बम कहा था, उससे पहले उन्होंने सूट बूट की सरकार कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है, फिर अभी चला एटम बम, महाराष्ट्र चुनाव के बाद उन्होंने बताया, फिर अब उन्होंने एक नया नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़, अब उन्होंने हाइड्रोजन बम कहा। मैं सिर्फ इतनी सी बात ये कहना चाहती हूँ कि एक इतनी बड़ी पार्टी का एक व्यक्ति, जो लेगेसी है इसके पास कांग्रेस की, उसकी शब्दावली पे आप कभी गौर करते हैं? ये क्या शब्दावली का वो प्रयोग कर रहे हैं? क्या क्या जनता इससे प्रभावित हो रही है? चोर, बम, एटम बम, भ्रष्टाचार का बम, ये शब्दावली एक लीडर को शोभा नहीं देती। लीडर भाषा से बनता है, भाषा जो जनता को अट्रैक्ट करती है, सबसे पहला काम ये होता है। फिर वो आपकी भाषा को और आपके कहे हुए स्टेटमेंट को एनालाइज करती है, उसको परीक्षण पे डालती है। अगर वो सत्य होते हैं तो वो आपके साथ जुड़ जाती है और आपको सत्ता पे बैठाती है। 2014 में, उस समय तो ये हाइड्रोजन बम नहीं था, सरकार मनमोहन सिंह जी की थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे। तब क्यों सरकार नहीं बन पाई? ये कहाँ पे इन्होंने उल्लेख किया? नहीं किया। लोकतंत्र को बचाने नहीं आया हूँ, ये क्या था? 4 बजे उठ करके कोई आता है, 36 सेकंड में वोट को जो है, सॉरी, इसको काटता है वोट को और फिर वो सो जाता है, ये क्या था? जिस समय ज्ञानेश कुमार जी थे ही नहीं, उस समय उनका उल्लेख कर रहे हैं। तो मुझे तो बस वही लगता है कि हर बार नया नारा, हर बार नया बम। ठीक बात। जनता ने दिए वोट पर उनके निकले कम, कभी चोर, कभी वोट, कभी मोहब्बत की दुकान, पर नतीजा वही, खाली हाथ, टूटे हुए अरमान। गौरव जैन जी, मूल विषय ये है कि बाकी तो सबके कहने की शैली है, लेकिन मूल विषय जो जनता के लिए वो ये, क्या ऐसा संभव है कि रामलाल का वोट अपने मोबाइल से श्यामलाल काट दे और मोबाइल अंदर रख ले छुपा के? क्या ऐसा संभव है? तब एक मिनट प्रश्न पूरा कर। तब तो मेरे ख्याल से इस देश में सबके वोट काट चुके होते नहीं। एक दूसरा प्रश्न, दलित, पिछड़े और मुसलमान के वोट काटे जा रहे हैं, ठीक?
सवर्णों के नहीं काटे जा रहे? क्या सवर्ण वोट नहीं करता कांग्रेस को? ऐसा लगता कांग्रेस को? क्योंकि उनने कहा हमारे वोट काटे जा रहे और हमारे वोट कौन है? दलित, पिछड़े और मुसलमान। अगर मैं दलित, पिछड़े और मुसलमान को जोड़ दूं तो ये 75% को क्रॉस कर जाते हैं भारत की आबादी के। तब तो कांग्रेस को 400 सीट के साथ परमानेंट लोकसभा में होना चाहिए। और जो आयोग ने कहा है कि जिस चुनाव की बात राहुल जी कर रहे हैं, जिस चुनाव का वो आंकड़ा लेकर आए हैं कि वहां 4 बजे उठ के लोगों ने वोट काट दिए एक दूसरे के, उस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है और वो कह रहे हैं कि हमारे तो वोट ही काट दिए। ये कुछ विसंगतियां हैं जो मुझे लगता है इनको कांग्रेस को एड्रेस करना होगा। गौरव, अच्छा, शुरुआत से आपके 2-3 चीजें अभी मनीषा जी ने भी बोली कि भाषा के ऊपर सबसे पहली बात करी, तो मुझे शायद याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने क्या क्या मंच से बोला था। हो सकता है कि शायद उन्हें याद ना हो, इसलिए वो लीडर पोजीशन की ओर बोल रहे हैं कि भाषा का स्तर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने गिराया भारतीय राजनीति में, उसकी कोई तुलना की नहीं जा सकती। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाना, ये मतलब ये याद दिलाने वाली बात नहीं। मुझे लगता है इतनी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं वो क्या बोलते हैं प्रेस की साथी, उन्हें पता होगा। खैर, दूसरी बात करी कि राहुल जी क्या बात करते हैं और नरेंद्र मोदी वो जो बातें करते हैं उसको नहीं मानते। गब्बर सिंह टैक्स भी बोला था राहुल गांधी जी ने, वापस लेना पड़ा नरेंद्र मोदी को। चीन के ऊपर भी बोला था राहुल गांधी जी ने, नरेंद्र मोदी जी को वापस लेना पड़ा। ट्रम्प के ऊपर भी बोला था, उसमें भी मुंह की खाई। तो ये याद दिलाने के कौन अपनी मुंह की खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब याद दिलाने की बात नहीं है। अब दूसरी बात आई आपकी फॉर्म 7 की, कि फॉर्म 7 में क्या हुआ, कैसे कोई किसी का वोट काट रहा है। तो फॉर्म 7 में प्रक्रिया होती है कि भैया अगर आपको लगता है कोई सस्पिशियस है या कोई और व्यक्ति, और इसमें हुआ क्या, इसमें जिस व्यक्ति के नाम पर उसका जो नंबर था, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था, वो नंबर के ना यूज करके दूसरे पोर्टल से दूसरे फर्जी आईडी बना करके, जैसे कि गोदाबाई के नाम से आईडी बनाई गई, उससे 12 बार लॉग इन करके 12 बार अलग अलग दिए गए फॉर्म 7 भरा गया कि ये नाम काट दीजिए। और उन्होंने तो आके आपके सामने बोला। अब अगर चुनाव आयोग को या ज्ञानेश कुमार को लगता है कि गोदाबाई जी जो हैं वो झूठ बोल रही हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर करें। और जब एफआईआर कर दी तो बेंगलोर में जब सीआईडी उसकी जांच कर रही है, तो उसमें जांच करने में 18 बार पूछ लिया। अगर हाथ आपके इतने साफ हैं तो आप 18 बार उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? डर किस तरह है ज्ञानेश कुमार जी, मुझे समझ नहीं आया। और बार बार ज्ञानेश कुमार जी का पीछे पीछे वो करने, पिछलुए की तरह बीजेपी आ जाती है कि नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, वो तो बहुत बढ़िया आदमी है। अरे बोलने तो दो उस व्यक्ति को कि उनको कहना क्या है। और अगर आपके हाथ इतने साफ हैं तो जाइए एफआईआर में कोऑपरेट करिए। और अगर लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो हमारे खिलाफ एफआईआर कराइए, हमारे खिलाफ आप कोर्ट जाइए, एफिडेविट दीजिए। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं वो करिए ना खुद, क्यों हाथ में हाथ धरे बैठे हैं? अगर आपकी बात में 1% भी सच्चाई है तो करिए, कोई ना कोई कार्रवाई करिए, जेल भेज दीजिए अगर आप इतने अच्छे हैं। और सबको हमारे ऊपर डिफेमेशन का केस लगा देना चाहिए कि भैया ये झूठ बोल रहे हैं, ये न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ हैं, आप कर दीजिए। जी ठीक बात कर रहा हूँ। मैं कपिश जी के पास चलूँ उससे पहले एक बात मैं कहूँगा, ये रार जो है ना, ये बिना मुकदमे सुलझेगी नहीं, चाहे 100 साल तक चलती रहे। इसमें जेल योग बनना ही बनना तय है। अब वो आज बने 10 साल बाद बने मुझे नहीं पता, ये ज्योतिषी जाने और अदालत जाने। लेकिन कपिश बाबू वकील हैं, वो मेरी बात से जरूर सहमत होंगे, बिना जेल गए इससे मुक्ति नहीं होगी, चाहे ये जाएं चाहे वो जाएं। और अभी तो स्थिति ये है कि हम, तुम कुछ बोलो मेरे ठेंगे पर बोलो, तुम कुछ बोलो तो मेरे भी ठेंगे पे। आयोग कहता मैंने 20 बार चिट्ठी लिखी कि आ जाओ चाचा ईवीएम पर यहां आके डिटेल में समझाओ कहां चोरी हो रही है, बोले कोई नहीं आया। आयोग ने कहा राहुल गांधी को कि आप 7 दिन में शपथ पत्र दो। राहुल जी ने कहा मैं शपथ पत्र क्यों दूंगा, जो कहना था कह दिया। तो ना राहुल गांधी आयोग की मान रहे, ना आयोग राहुल गांधी की मानेगा, ये सामान्य धारणा है, ठीक बात है। तब ये निपटेगा कपिश बाबू केवल अदालत से। आज राहुल गांधी से पूछा गया कि अदालत चले जाओ, झंझट कटे मिटे सब पीरा। हनुमान चालीसा में थोड़ा संशोधन कर रहा हूं, वहां संकट मिटे कटे सब पीरा, मैं कह रहा हूं झंझट मिटे कटे सब पीरा। सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ईवीएम का सारा रट्टा एक बार में खत्म हो गया। सारे बहादुर वहां सुप्रीम कोर्ट के अखाड़े में मौजूद हुए, उठापटक हुई, देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुना दिया, बोले खामोश, झंझट खत्म हो गया। ऐसे ही ये वोट का कि पड़ोसी ने रात में 4 बजे जग के 32 सेकंड में 82 वोट काट दिए, इसका भी मामला वहीं फरियाया जाएगा।
कपिल जी, क्योंकि राहुल गांधी को आयोग कुछ कहेगा वो उसका उत्तर नहीं देंगे, और आयोग को राहुल गांधी बोलेंगे तो वो भी उत्तर नहीं देंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोके रहो दोनों लोग। सोमवार को ये करे, मंगल को तुम करो, चलने दो। लेकिन अगर समाधान चाहिए तो कांग्रेस को आयोग वहां चले जाना चाहिए कि झूठ बोल रहा आयोग। कपिल जी, देखिए अमिताभ जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, और मैं शुरू से जो आप लोगों ने बीच बीच में चीजें कही उनको लेकर के साथ चलूंगा। इस देश के संविधान से हर कोई व्यक्ति बंधा हुआ है, और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सबकी आवश्यकता है। हाँ, कार्य अलग अलग है। मतदाता अपने मत का दान करके लोकतंत्र को बचाता है, और जिसको जिताता है वो भी लोकतंत्र के लिए ही अपनी जनप्रतिनिधि, अपनी जनता के लिए काम करता है। राहुल जी ने एक बात बहुत सीधी और साफ कही है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो संवैधानिक पीठ का जजमेंट है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि संविधान की अभिरक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। लेकिन लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हमारी संवैधानिक संस्थाएं और सरकार को है, और विपक्ष को लोकतंत्र लूट रहा हो तो आवाज उठाने के लिए जरूर उसके पास शक्ति है, क्योंकि बाकी क्रियान्वयन करने की शक्ति नहीं। और अमिताभ या तो मूर्धन्य पत्रकार हैं, ये बात तो राहुल गांधी ने सही कही। और मैं दूसरी बात अब कह दूं, अरे हम तो पहले से इस बात को कह रही है समाजवादी पार्टी कि धर्म और जाति देख करके ड्यूटी लगाई जा रही है चुनाव की। धर्म और जाति देख करके वोट बनाया जा रहा है, वोट काटा जा रहा है। और हम लोगों ने तो 18,000 एफिडेविट भी दिए। तो चक्कर इस बात का है कि जब हमसे मांगा गया और हमने दिया तो आज तक कोई उसकी आख्या नहीं आई। अब तीसरी बात कह दूं, जो राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं वो निराधार कहीं से नहीं है, क्योंकि विद एविडेंस लगा रहे हैं, साक्ष्य के साथ। लेकिन चुनाव आयोग जो पत्रकार वार्ता कर रहा है उसमें तो कोई एविडेंस नहीं। और आप स्वयं बताइए, मैं तो चूंकि एडवोकेट भी हूं तो एविडेंसेस को जानता हूं कि कब और कैसे रखा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है? जब हमने ही आपको सारे कागज दिए हैं तो उस पर आप हमसे शपथ पत्र मांगिएगा महाराज। जब आपके ही कागज है तो आप देंगे कि हम देंगे? और इसमें चुनाव आयोग भाग क्यों रहा है? अगर सीआईडी की जांच में 18 पत्र लिखे गए हैं तो चुनाव आयोग कह दे कि हमें 18 नहीं मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले या नहीं मिले। सीआईडी की जांच एक एजेंसी की जांच है, उस एजेंसी के जांच को आप जवाब ठीक कपिल बाबू जी, चुनाव आयोग है संवैधानिक संस्था, तो इसके मतलब क्या? आप कानून के दायरे में नहीं आते। ठीक, आप कानून की धज्जियां रत्नाकर सिंह के पास। ठीक है कपिश भाई, मैं दोबारा आता हूं, रत्नाकर सिंह के पास चलूं। 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो सामने रहनी चाहिए। कपिश जी ने कहा कि भाई साक्ष्य के साथ बात कही, राहुल जी ने साक्ष्य के साथ बात कही, आपके पास साक्ष्य हैं, इसीलिए तो कहा जा रहा आप अदालत चले जाओ तो ये झगड़ा जल्दी सुलझ जाए, ये बवाल दूध का दूध पानी का पानी जल्दी हो जाए। अंतहीन प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या हासिल होगा? ना आप उनकी सुनते हो ना वो आपकी सुनते। आप अपनी सुरक्षित बंदरगाह पर भाषण दो, वो अपनी सुरक्षित बंदरगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जनता समझ ही नहीं पा रही। सारे साक्ष्य ही ना, इंडियन पेनल कोड और सब पूरा व्यवस्थित है, तो आप सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम पर गए ना। सुप्रीम कोर्ट, यही सारे विपक्ष के लोग गए थे कि नहीं गए थे ईवीएम पर? क्या सारे विपक्ष के लोग, कपिश जी को याद होगा, ये चिट्ठी, ये पिटीशन लेके नहीं गए थे? हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांटा था। 16 राजनीतिक दल थे उसमें, कांग्रेस भी थी, सपा के भी दस्तखत थे।
16 राजनीतिक दल थे जिन्होंने कहा था कि विपक्ष के नेताओं पर ईडी, इनकम टैक्स, फेरा फेमा का कार्रवाई ना करे, ऐसी एक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट दे। गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उस कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, गए थे ना। तो इसमें क्या शर्मिंदगी है? आज राहुल जी से 2 बार ये प्रश्न हुआ कि आप अदालत चले जाइए, कपिल जी अभी नहीं आएंगे दोबारा में, है ना, कि आप अदालत चले जाइए। राहुल गांधी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा हाइड्रोजन बम का इंतजार करिए। एक चीज मैं और देख रहा था, रत्नाकर सिंह के पास जाऊं उससे पहले, उत्तर प्रदेश के जब अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई पिछले चुनाव की, सारे राजनीतिक दलों को दी गई, इंक्लूडिंग कांग्रेस। किसी जिले में कांग्रेस ने अपील नहीं की उस अंतिम वोटर लिस्ट को देखने के बाद। करनी चाहिए थी ना। और एक कपिश भाई की जानकारी के लिए, 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद एक एफआईआर उसी कर्नाटक राज्य में इलेक्शन कमीशन ने भी दर्ज कराई है, वो भी वहां है, एग्जिस्ट कर रही है, उसका भी संज्ञान लेना चाहिए। रत्नाकर जी, मूल बात है, कठिन बातें तो जनता को मैं झेलने के लिए नहीं दे सकता। मूल सरल बात, रामलाल उठे 4 बजे और बगल में श्यामलाल रह रहे, उनके घर के सारे वोट काट दिए, फिर सो गए। ऐसा हो रहा है देश में, ऐसा नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत खतरनाक है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपके ऊपर और ज्यादा सवाल खड़ा होता है कि ऐसा प्रचार कैसे होने दिया जा रहा है। भाजपा दोनों रूपों में नहीं भाग सकती, और जो लोग ये तर्क देते हैं कि भाजपा क्यों जवाब देनी आती है, वो लोग दरअसल अर्धसत्य से खेलना चाहते हैं। भाजपा को इसलिए जवाब देना चाहिए कि शासन में है एक, और दूसरा इसलिए भी देना चाहिए कि जब आप मंच से कहोगे भाजपा और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं, तो भाजपा को अपना पक्ष तो रखना ही चाहिए लोकतंत्र में। बोले तुम नहीं बोलो, हम तुम्हारे ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन तुम्हें हमारी कसम बोलना नहीं, ये तो संभव नहीं। वो भी राजनीति करने आए रत्नाकर जी। लेकिन मेरा प्रश्न जो पूरे देश में सामान्य व्यक्ति समझ सके, क्या कोई व्यक्ति अचानक से उठ के अपने मोबाइल से पड़ोस के 10-12 वोट काट के सो सकता है और वो वोट कट जाएंगे? मूल विषय है, कम से कम सैकड़ों लोगों ने मुझे मैसेज किया कि दादा ऐसी इतनी सरल बात हो गई क्या, ऐसे वोट कट रहा है? तो देश जानना चाहता है भाई। और अगर नहीं कट रहा तो इस प्रचार के बाद भी आप कंबल ओढ़ के सो रहे हो क्या रत्नाकर सिंह? दोनों जगह आप कटघरे में खड़े हैं अभी भाजपा, ये जान लीजिए। जी अमिताभ जी, देखिए राहुल गांधी जी के इस पीपीटी शो के बाद जो तथाकथित एटम बम पार्ट 2 है, उसके बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर से कहा, और ये सर्वविदित है, अगर राजनीति में कोई भी जरा भी अगर परिपक्व व्यक्ति है तो वह जानता है कि ऑनलाइन किसी का भी नाम नहीं कट सकता। चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट किया है, और जब अगर कटता भी है तो उस व्यक्ति को संज्ञान में लिया जाता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ही उसका वोट कटने के बाद और उसका कंफर्मेशन होता है। ऐसा कहना कि रामलाल उठा, राहुल गांधी द्वारा एक व्यक्ति उठा और अपने पड़ोसी का जो है कंप्यूटर खोला और पड़ोसी का वोट काट दिया और फिर बंद करके सो गया, ये कोई व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति मैं कहूंगा, मूर्ख व्यक्ति ही इस तरह की बातें कर सकता है, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। अगर वोट कटना शुरू हो जाए तब तो पता चला कि कोई भी चुनाव में हर उम्मीदवार जो है अपने प्रतिद्वंदी का वोट कटवाने का रात भर सिलसिला यही करता रहेगा। फिर तो वोट का कोई औचित्य ही नहीं, लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। फिर तो सब लोग अपना कंप्यूटर खोल के वोट काटते रहेंगे, ये उनका काटे वो उनका काटे, यही चलता रहेगा। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आजकल फिल्मी ढर्रे पे चल रही है। इनके पीपीटी शो के पहले कांग्रेस पार्टी क्या कहती है कि कुर्सी की पेटी बांध ली थी। आपने अभी कहा कि कोई सुनामी उनामी आने वाला था क्या भाई कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, इस तरह का जो वक्तव्य जो कांग्रेस पार्टी के ट्विटर के द्वारा दिया गया। अब जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो वो फिल्म, पहली वाली भी फिल्म जो थी, ये एटम बम पार्ट 1, वो भी फ्लॉप फिल्म थी, और एटम बम पार्ट 2 भी फ्लॉप फिल्म है।
और ये कितना भी पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जितना भी लेके आए सब फ्लॉप है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही फ्लॉप है। और ये सारी जो चीजें जो दिख रही हैं यहाँ पे अमिताभ जी, ये यही दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी 90 से ज्यादा अपने नेतृत्व में चुनाव हारने के बाद ये इनकी हताशा और निराशा, आज ये जनता के मुद्दों का ना उठा करके ऐसे अपने सलाहकारों से ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जिसको जनता बखूबी जानती है कि वो क्या हो सकता है, चुनाव आयोग क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। जनता ये भी जानती है कि आपका ये लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका नहीं है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा की भूमिका है, क्योंकि चुनाव आयोग इस तरह के आपके पीपीटी के बाद भी आपको बुलाया, आप गए नहीं। 30 सांसदों सहित बुलाया था, आप चुनाव आयोग ने ऑफिस में आइए, हम आपके जो भी क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करते हैं, अगर कोई त्रुटि है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन गए नहीं। 300 सांसदों के साथ वहां पे प्रदर्शन करने गए, जनता को दिखाने गए। और अगर ये इतने राहुल गांधी सच्चे हैं, अभी हमारे कांग्रेस के यहाँ पे प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे खिलाफ जो है FIR करिए, कोर्ट में जाइए। अरे भाई, आप तो व्यक्तिगत हैं, आप जिस चुनाव आयोग पे हमला कर रहे हैं वो भारत की एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था है, और अगर संवैधानिक स्वतंत्र संस्था अगर कोई गलत कार्य कर रही है तो राहुल गांधी बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन उनको कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि वो चुनाव आयोग उनकी बात नहीं सुन रहा है। आप क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? आप तो आरोप लगा रहे हैं और भाग जा रहे हैं। 11 महीने में 9 महीने में 6 बार विदेश भ्रमण करके आ रहे हैं। आपका तो काम है आरोप लगाओ, विदेश भाग जाओ, यही काम है। देखिए अमिताभ जी, मैं 2-3 बातें कहूंगा जो आप भी जानते हैं और देश की जनता को भी जानना ये जरूरी है कि इस लोकतंत्र में आज से 50 साल पहले भी इंदिरा गांधी को अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा है? हाई कोर्ट ने उनका जो है सांसद की सदस्यता को खारिज कर दिया। किस लिए खारिज किया? क्योंकि उन्होंने सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग करके चुनाव जीता था। तो वोट चोरी की घटना तो तभी हो गई थी जब इंदिरा गांधी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश की जनता को इमरजेंसी में धकेल दिया कांग्रेस पार्टी ने। और आपको बाबा साहब अंबेडकर भी याद होगा, 74,333 वोट जो है वहां पे रिजेक्ट कराए गए और बाबा साहब को हरवाया गया। वोट चोरी का इतिहास तो इनका बहुत लंबा है। और कर्नाटक मलूर विधानसभा की 2023 में अभी हाल ही में जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है उसमें साफ स्पष्ट तौर से कहा गया कि वोट चोरी कांग्रेस के प्रतिनिधि ने वहां पे किया था। अब उसका प्रतिद्वंदी को जो है जिताया गया वहां पे। तो ये तो इनका इतिहास है, पूरा लंबा इतिहास है, बैलेट पेपर से लेकर के और इस तरह की चीजें आप देखिए, वोट चोरी किसने किया है। ठीक है, ठीक। मैं मनीषा जी के पास चलूं उससे पहले एक कड़ी और खरी बात फिर कहूंगा। मैं राहुल गांधी से भी चाहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ साथ अदालत जाइए, और मैं भाजपा से भी चाहता हूं कि अदालत जाने के लिए या तो मानिए कि ऐसा जो राहुल गांधी करे वो हो रहा है, और नहीं तो इसका प्रचार कैसे हो रहा है प्रदेश में। अब वो समय तो है नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो गांव की गांव में रह जाएगी, पूरी दुनिया सुनती है। अरे प्रचार होते दिए देने जा रहा है, ये तो तर्क ठीक नहीं ना। आप दो लोगों की कबड्डी में हिंदुस्तान का चेहरा क्यों खराब हो? बोल तुम जाओ, बोल तुम्हें मेरी कसम तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। ये ड्रामा देश क्यों झेले? चाहे भाजपा वाले करें चाहे कांग्रेसी करें, क्यों झेले देश? नहीं झेलना चाहिए। मनीषा जी, एक बड़ी सरल सा सवाल है मेरे जहन में, बाबू वो सवाल सबसे पूछूंगा कि फॉर्म 7 में क्या लिखा हो, फॉर्म 16 में क्या लिखा, बड़ी जटिल प्रश्न है। सरल बात जो ननकू की समझ में आए वो ये कि कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर से वोट कट गए। अब मेरे ख्याल से जो भी लोग चुनाव लड़ते हैं, 5-6 प्रमुख दलों के लोग या निर्दलीय भी जो प्रमुख होते हैं, वो सब लोगों के पास लैपटॉप है, सब लोगों के पास कंप्यूटर है नहीं? तो सब लोग इस विधि का उपयोग क्यों नहीं कर लेते? फिर तो मेरे ख्याल से वोटर ही नहीं बचेगा। कपीश जी गौरव के वोट काटवा देंगे कंप्यूटर को रात में खोल के, गौरव जी कपीश के कपीश, रत्नाकर के रत्नाकर दूसरे के, फिर तो वोटर ही 0 हो जाएगा। मनीषा पांडे, मनीषा वाजपेयी। जी जी बिल्कुल, आपके जो प्रश्न है, जो आपका चिंतन का विषय है, उसी में ही आपका उत्तर भी निहित है।
आप भी जानते हैं और हमारे साथ बैठे हमारे तीनों भाई ये भी जानते हैं कि ये संभव नहीं है। अगर ये संभव होता तो कभी भी कोई सरकार बदल नहीं सकती, ना स्टेट में ना केंद्र में, हो ही नहीं सकता, इसलिए होता ही नहीं है। हो क्या रहा है, जनता हर इलेक्शन में अपना एक मैंडेट देती है। वो मैंडेट वो चुनती है कि उसको किसको चुनना है, वो किसको सीरियस ले रही है, किसको नहीं ले रही है, वो जनता देख रही है। ये जो टेक्निकल आप आरोप लगाते हैं उसके लिए आपको टेक्निकल डेटा भी देना चाहिए, तथ्य भी देना चाहिए। ये कहना कि नहीं हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम लीगल फॉर्मेलिटी में नहीं जाएंगे, लेकिन हम ऐसा कह रहे हैं, हम लोकतंत्र बचाने भी नहीं आए हैं, लेकिन हम कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे, रैली में कहेंगे, बट कोर्ट में नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पे एविडेंस चाहिए। ये गलत चीज है। ये एक डेल्यूजन वाली रणनीति है, राजनीति है, भ्रम की स्थिति पैदा करने की। और जैसा आप कह रहे हैं कि जनता को बिल्कुल साफ भाषा चाहिए, ननकू भी समझ पाए ऐसी भाषा चाहिए, तो ननकू यही समझता है कि हमें क्या करना है और वो जाता है, जो उसको समझ में आता है वो वहां पे जाकर के वोट दे आता है। मेरा यही ही मानना है, ये गलत है। और मैं गौरव जी आपसे आपको जरूर उल्लेख करूंगी क्योंकि आपने मेरा नाम लिया था। मैं आपको बताऊं, भाषा के लिए आप बात कर रहे थे, भाषा का और नारों का हम लोगों को मतलब किसी भी राजनीति में बहुत बड़ा रोल होता है। 1977 को याद करिएगा, जब बात हुई थी इमरजेंसी के बाद, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, और 1980 में फिर वही हो गया था, इंदिरा लाओ देश बचाओ। नारों का महत्व होता है। आज अगर सबका साथ सबका विकास है तो इसको कहते ही साथ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आ जाता है, उसमें इंदिरा जी का चेहरा आ जाता था। अगर आप लोग आपके ही राजीव गांधी जी हैं, टेक्निकल के लिए आप लोग कहते हैं ना, कंप्यूटर को लेकर के आने वाले वो थे, एक बहुत सॉफ्ट सा उनका एक राजनीति का चेहरा था। आप इस बात को समझिए, ये आप लोग ही हैं जो राहुल गांधी जी को एक डेल्यूसिव स्टेज में डाल दे रहे हैं, जो वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। गंदी भाषा, ऐसी भाषा जिससे जनता कनेक्ट नहीं कर पा रही है, वो सही आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखिए। कभी भी एटम बम फोड़िए, पार्ट 1 पार्ट 2 हाइड्रोजन बम आए या कोई भी बम आए, उससे पहले पूरे फैक्ट्स वो प्रस्तुत कीजिए, जनता मानेगी। सत्ता आप लोग चाहते हैं तो सत्ता वो दे भी देगी, लेकिन अपने आप को राजनीतिक तौर पे अपना वजन कम करते चले आ रहे हो। लोग सुन नहीं रहे। जैसे एक जादूगर होता है सर्कस में, कहता है टोपी से हाथी निकलेगा, और टोपी खुली तो कबूतर था वो उड़ गया। तो इस तरह की चीज आप लोग कर रहे हो कि कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा है। इसको सोचिए आप लोग। गौरव जी, मेरा प्रश्न वही है, बहुत सरल सा। सबके पास लैपटॉप है, सबके पास मोबाइल है और सबके पास कंप्यूटर है। जो चुनाव लड़ रहे हैं उतने खिलाड़ी सब हैं क्या? अब 100 लड़के सब बैठा देंगे, बोले बेटा पूरी रात जगना है? बोले वोटर ही शून्य कर दो। तो इसका मतलब हम माने कि भारत में अब जो चुनाव होंगे वो शून्य वोटर हो जाएगा, फिर तो जो प्रत्याशी है वही अपना वोट डालेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो सबके पास है। और अगर 36 सेकंड में वोट कैंसिल हो रहा है तो यहां संविदा पर लोग राजनीति में काम भी करते हैं कि भाई ठीक है, 1000 रुपया रोज नेताजी देंगे, बैठो कंप्यूटर पर और यही करो, वोट हटाओ। क्या ऐसी स्थिति पैदा हो रही है फिर देश में? बोलूं मैं? जी देखिए, वैसी कंपैरिजन जैसे करना है कि जैसे लोग बोलते हैं कि लव इज गॉड एंड लव इज ब्लाइंड, देयरफॉर गॉड इज आल्सो ब्लाइंड। दो अलग अलग चीजों को जोड़ के आप कुछ भी दुनिया में ओवर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। फॉर्म 7 का मतलब क्या होता है? फॉर्म 7 का मतलब ये होता है कि मान लो आपके आसपास में कोई रहता है, वो मर गया, कोई आपके आसपास में रहता है, वो विदेश चला गया या कहीं आउट ऑफ स्टेट माइग्रेशन कर गया, तो उस व्यक्ति को अगर आपको लगता है वो चला गया, तो आप वहां पर सबमिशन करके अपने एपिक डिटेल डाल करके आप उसका नाम कटवाते हो। उसके बाद जो ERO होता है उसे वेरीफाई करता है और डिलीट कर देता है। राहुल जी ने क्या बोला? राहुल जी ने बोला कि ये पूरी प्रक्रिया जो है 1 मिनट में हो गई। 1 मिनट में कौन सा ऐसा वहां पे आदमी बैठा है, कौन सा ऐसा देवता बैठा है जो 1 मिनट में ये पूरी प्रक्रिया कर ले? इस बात का जवाब दे दें। और वहां पर बोला गया कि सीधा सीधा एक व्यक्ति के नाम से लॉगिन, जैसे अगर मैं सबमिशन करूंगा, मेरा नाम गोदाबाई है, मेरे नाम से बनाया गया एक पोर्टल, उस पोर्टल के द्वारा 12 लोगों के नाम डाले गए और काटे गए कि भैया ये मर गया, ये बाहर चलेगा, ये यहाँ चलेगा, ये वहां चलेगा, इनके नाम काट दो। ये पूरी प्रक्रिया हो गई। एक विधानसभा में एक जगह पे 6000 ऐसे हुए हैं, और वो लोग बोल रहे हैं कि भैया हमें पता ही नहीं था कि हमारा नाम कट गया, या भैया हमें पता ही नहीं था। और सबका एक सीरियल नंबर। ये इसका क्या मतलब है कि सबका जिन जिनका नाम कटा उनका एक सीरियल नंबर।
तो अगर इतना ही उनके अंदर कुव्वत है कि वो जो खड़े हैं सच्चाई के साथ खड़े हैं इलेक्शन कमीशन, तो आए। इसमें होता है सेक्शन 31 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, कि अगर कोई व्यक्ति फॉल्स एफिडेविट दे तो उसके खिलाफ आप जेल कर दो, उसको सजा कर दो। अगर उन्हें तो लगता है, क्या बोलते हैं वो इलेक्शन कमीशन को, ज्ञानेश कुमार जी को, कि गोदाबाई जो हैं, जिन्होंने आज कैमरे पे आकर बोला कि वो झूठ बोल रही है, तो भैया कर दो केस। काहे के लिए हाथ में हाथ धरे बैठे और उल्टी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे। और आपने पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से होता क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जो होता है कि जो व्यक्ति जिसके अभी वोट कट रहे हैं, जो व्यक्ति अभी तक जैसे लगता था कि वोट कट जाते हम कुछ नहीं कर पाते, गांव में बैठा व्यक्ति बोलता हमारे घर के 10 वोट थे उसमें से 4 का नाम आया, वो अगली बार से कम सजग रहेगा कि हमारा वोट कोई काट ना ले और कोई गलती से झूठी मूठी और ये जो छूट बूट की सरकार है वो फिर से ना बन जाए। तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। और अभी तो जो छोटे छोटे बमों से डर रहे हैं, जब हाइड्रोजन फटेगा ना तो फिर आपको सबको दिख जाएगा कि हुआ क्या है। ठीक है भैया, बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तो पूरी आज़ादी है, नेता को आज़ादी नहीं तो किसको होगी? नेता को तो सब चीज़ की आज़ादी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, रैली करो, धरना करो, प्रदर्शन करो, भाषण करो, और क्या है? ठीक ही, अच्छी बात है। कपिश जी, फिर वही सरल सवाल, जनप्रतिनिधित्व एक्ट फैक्ट, वो कठिन बातें नहीं, जो एटा इटावा आदमी समझ पाए उतनी सी बात है। तो मुझे लग रहा उत्तर प्रदेश में अब जो चुनाव होगा, चाहे पंचायत का हो चाहे विधानसभा का हो, उसमें आप भाजपा वालों को वोट नहीं रहने दोगे, भाजपा वाले आपके नहीं रहने देंगे। कंप्यूटर तो सबके पास है घरों में, ये मान लें। अगर इतना सरल हो गया है तो ये मान लिया जाए। अगर 32 सेकंड में 6 वोट 7 वोट 8 वोट कट रहे हैं, और राहुल जी तो कह रहे 15 साल से सिलसिला चल रहा है, सिस्टम बन गया पूरा। 15 साल पहले तो मनमोहन सिंह जी थे, और उत्तर प्रदेश में कौन था 15 साल पहले, और दिल्ली में कौन था? ये भी तो सोचो। कपिश जी, मूल प्रश्न मेरा ये, इसका मतलब हम ये उम्मीद करें कि उत्तर प्रदेश में अगला जो भी चुनाव होगा वो कट्टम कट्टा खेल के होगा, तू मेरे काट में तेरे काटूं। कपिश जी। साहब जी, जितनी सरलता से आप ये बातें कह रहे हैं, हमें समझ, आप इतनी सहजता से इतना टिकलिश क्यों बना रहे हैं? कार है डबल इंजन की, आयोग जिसका जो है करता था वही ना कटवा पाएगा। डीएम किसका है? डीएम को कौन हाँक रहा है उत्तर प्रदेश में? केंद्रीय चुनाव आयोग किसके हाथ में? हाथ में मैं पूछ रहा, ना होता तो ये बचाव में अगर आ जाइए ना मैदान में। और क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कर रही है सरकार? बातें पे तो आप जेल भेज देते हो। इसने नमक और चावल खाते हुए दिखाया, क्योंकि आरोप लग रहे हैं, तो आप एक कंप्लेन नहीं कर रहे हो। गजब की बात है। और नहीं तो पूछा जा रहा है विपक्ष से, चले जा रहे हैं कोर्ट। अगर विपक्ष है तो सरकार से इस्तीफा, और बाकी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन पर उनके कार्यभार से मुक्त करो। बात करिए, आपके अगल बगल तो हर चीज के लिए आप जाओ, प्रॉब्लम नहीं, हर चले जाओ, ठीक लिटिगेशन करते हैं। मुझे आप बताओ, स्टूडेंट्स के साथ ये बात रखी है कि जिन घर का आदमी बंद करके एक खोला गया जिससे फ्रॉड किया गया है, और उधर से जब वेरीफाई किया उन्हें से निकल गया। अरे भैया, मोदी 2 घंटे में आवासीय ऋण देने, आप जाइए बैंकों में सरकारी मिलेगा। अमिताभ जी एक बार ऋण लेने के लिए कोई, ठीक है रत्नाकर भाई, ठीक है कपिश भाई, मैं रत्नाकर सिंह के पास 2 घंटे में होता है। जी, ठीक बात।
कपीश जी ने जो बात कही उसमें एक तथ्यात्मक मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया। उन्होंने कहा इतने सरलता से कैसे कह रहे हो? जितनी सरलता से राहुल जी ने बोला मैं उतनी ही सरलता से बोल रहा हूं, ना उससे 1 इंच कम ना 1 इंच ज्यादा। उनने कहा पड़ोस वाला आदमी उठा, जगा 4 बजे, 36 सेकंड में 7 वोट 8 वोट डिलीट किया, सो गया। उनने कहा चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव, अवर सचिव, कलेक्टर, सिटी मजिस्ट्रेट, किसी को उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा 30 सेकंड डन। उन्हें कहा बताया कि किसी का उल्लेख है इसमें? ना, मैं उन्हीं की बात को तो दोहरा रहा हूं कि अब तो किसी का वोट नहीं बचेगा, ना सपा का बचेगा, ना भाजपा का बचेगा, ना बसपा का, ना कांग्रेस का। वोट शून्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि 30 सेकंड में कटना है। इसमें कौन सी नई बात कह दी? जो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष ने कहा वो तो दोहराया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा आसन है, जनता को जागृत होना चाहिए कि ऐसी मशीन आ गई है, 36 सेकंड में डन डना डन डन। तो पूरे देश में फिर तो अफरा तफरी मचना स्वाभाविक है। ये तो बड़ी खतरनाक मशीन है। और मैंने कहा था कि राहुल जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा ये 12-15 साल से चल रहा है सिस्टम, ये संस्थागत ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। 15 साल पहले उत्तर प्रदेश में कौन था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, और 15 साल पहले देश कौन चला रहा था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। कपीश भाई ने कहा कि डीएम किसकी सुनेगा, ये तो बताइए 15 साल पहले किसकी सुन रहा था? कौन था सरकार में? 14 के चुनाव में देश में कौन चुनाव करवा रहा था? कौन सी सरकार थी? और 17 के चुनाव कौन सी सरकार ने कराया उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव की सरकार ने कराया। तब तो डीएम उन्हीं की सुन रहा था ना, तब तो उन्हीं की सुन रहा था। और 14 में मनमोहन सिंह जी की सुन रहा होगा या अखिलेश जी की सुन रहा होगा, वो 14 में भी थे। फिर ये तो प्रश्न है ना। आपने ही कहा कि डीएम तो सरकार की सुनता है, तो हम वही बात मान रहे, डीएम सरकार की ही सुन रहा है, तो आपकी ही सुनी होगी। और फिर भी आपके 47 सीट आ गई और वो भी हार गए। कुछ तो लोचा है मित्र, क्या लोचा है ये समझना है। रत्नाकर सिंह, मैं बहुत फेड अप हूं, आप दोनों लोग टोपी उछालो प्रतियोगिता में कूद कूद कर हिस्सा ले रहे हो, आप भी कांग्रेस भी। क्या खैचहु चाप मिटे संदेहु, तुलसीदास जी ने कहा। भगवान राम आए तो उनने कहा भाषण न दो महाराज, प्रेस कॉन्फ्रेंस न करो, चाप ये धनुष उठाओ महादेव का और संधान करो, प्रत्यंचा खींचो, हम जान लेंगे कि आप राम हो। आप लोग भी गुड्डी गुड्डी खेल रहे हैं, वो तो खेल ही रहे, और तू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, हम भी करेंगे। हैं अंताक्षरी खेल रहे हो क्या देश के साथ महाराज? और कब तक खेलोगे ये अंताक्षरी आप दोनों लोग? रत्नाकर सिंह जी, अगर बात सच है तो स्वीकार होनी चाहिए, और बात असत्य है तो असत्य बात से देश का माथा झुकाने वाले को जेल भेजा जाना चाहिए। इसमें क्या समस्या है? मैं देख रहा हूं आप दोनों लोग आनंद ले रहे हो क्या? बोलो भाई हमने चिड़िया फेंक दी उधर, अब तुम्हारे पाले में, बोले हमने भी फेंक दी, लो इधर लो। चिड़िया वाला खेल रहे हैं रत्नाकर सिंह। देखिए अमिताभ जी, जी इसीलिए आप जो कह रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप की जो ये राजनीति चल रही है, इसीलिए चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को कहा कि अगर आप ये तथ्यों के साथ, जैसा कि कपीश भाई ने कहा कि सही तथ्य, ट्रू एविडेंस के साथ जो है आरोप लगा रहे हैं, तो भाई ये आपके लिए ट्रू होगा, लेकिन जब ये चुनाव आयोग के पास जा रहा है तो वो गलत साबित हो जा रहा है। तो यही चुनाव आयोग तो कह रहा है कि आप हमें लिख कर दे दीजिए, एफिडेविट दे दीजिए कि आपने जो तथ्य हमें, जो जनता को दिखाए हैं, जो पीपीटी में दिखाए हैं, वो सही है, तो हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये लिख के देंगे नहीं, क्योंकि तमाम साक्ष्य जो इन्होंने पहले वाले अभी पार्ट 1 में जो फ्लॉप फिल्म एटम बम पार्ट 1 में जो बताया, वो सब गलत साबित हो गए। अभी हमारे गौरव भाई कह रहे थे कि राहुल गांधी सच्चाई के साथ खड़े हैं। अरे भैया कौन सी सच्चाई के साथ खड़े हैं? फ्लॉप फिल्म पार्ट 1 में जब भी उन्होंने बताया कि जो नाम ले रहे थे उन सारे लोगों ने मीडिया के सामने आकर कहा कि भाई हमारा तो एपिक नंबर वही है, हम एक राज्य से दूसरे राज्य में गए तो हमने ट्रांसफर कराया, लेकिन राहुल गांधी ने उसको दिखाया कि एक ही आदमी का 3-3 जगह वोटर आईडी है।
तो ये सच्चाई है क्या? राहुल गांधी ने तो उस महिला का भी जिक्र किया था जो आके सामने कैमरे पे बोली, मुझे जो कहने के लिए कहा गया था मैंने वो कह दिया कि हमारे घर के 5 सदस्यों का नाम कटा है लेकिन वो अभी जिंदा है। ये तो कहने के लिए कहा जाता है कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा कि चलो तुम ये बात कह दो राहुल गांधी के सामने। राहुल गांधी को भी थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। वो अपने सलाहकारों से जो इस तरह के जो एविडेंस जो प्रोड्यूस करते हैं उनके सामने, उनको भी जरा छानबीन करना पड़ेगा, उनको दिमाग से सोचना पड़ेगा। और झूठ फैलाने में देखिए कितने माहिर हैं ये कांग्रेस पार्टी। और राहुल गांधी आरोप की राजनीति करते हैं, उनके पास कोई राजनीति नहीं, विकास की राजनीति का नाम ही नहीं है, आरोप की राजनीति। अभी मैं बताऊं आपको अमिताभ जी, ये कल परसों की ही बात है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा कि जब ट्रंप ने ऑफर किया कि मैं मध्यस्थता करूंगा, तब भारत देश ने पूरी तरह से इनकार कर दिया कि हम दूसरे देश के मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। और वही कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही थी, हेलो नरेंद्र सरेंडर। ये इनके नेता राहुल गांधी मंच पे खड़ा होकर के और एक्टिंग करके बताए थे, हेलो नरेंद्र, उसी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं क्या? जिसका जैसा भारत के साथ मैच खिला रहे हैं। रत्नाकर जी उसी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जिसके साथ अभी खून का आप मैच खेल के आए हैं। अभी मैं अपनी बातें पूरी कर लूं। नहीं, अरे बताओ ना भाई साहब, आप उसी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जिसमें बेशर्मी से आपने भारतीय टीम को भेज दिया मैच खेलने के लिए। कुछ बेशर्मी की हद होती है कि नहीं होती? एक तरफ वहां पे शहीदों का खून अभी तक सूखा नहीं है, आप वहां मैच खेल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए अमित शाह को और जय शाह को ऐसी हरकतें कराते हुए। और आपको भी आनी चाहिए कि आप उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। क्यों पाकिस्तान की आप भाषा बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। भाजपा कब पाकिस्तान की भाषा बोलना बंद करेगी, मुझे ये बता दीजिए। राजनीति करते हो भाई, सिर्फ पाकिस्तान की भाषा आप बोलना बंद कर दीजिए। जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री बोल रहा है, आप उसकी बात मान रहे हैं। वाह, कमाल है जी, कमाल है। ठीक है रत्नाकर भाई, अंतर जी मैं अपनी बातें रख लूं, 10-15-20 सेकंड और है। कंप्लीट करिए जी। देखिए ये तो झूठ की राजनीति, देखिए किस तरह से ये पकड़ा गया। कल का जो है स्टेटमेंट आया जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री के पास, वहीं पे अभी ये सच्चाई के जो देवता हैं, अभी पटना हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाया है कांग्रेस पार्टी को। किस लिए फटकार लगाया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की दिवंगत जो माता जी हैं, उनका जो व्यंग्यात्मक जो है वीडियो बनाकर और देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, ये भी हाई कोर्ट ने फटकार लगाया। भाई जरा भी शर्म है तो आप इस तरह का काम करना बंद कर दीजिए। और कहा कि जो आपका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पे से जल्दी से ये वीडियो हटाइए। और देखिए, और ये आरोप लगा रहे थे, कितना झूठा और कितना बेबुनियाद आरोप लगाते हैं आप। जैशे मोहम्मद का जो सेकंड लीडर इन कमांड है, उसने क्या कहा अमिताभ जी? उसने कहा कि अजहर मसूद का पूरा खानदान मारा गया। ठीक है रत्नाकर जी, कल आ गया ठीक है। हाँ, सुना, सबने सुना, उसके मुंह से बोल रहा है वो इलियासी कश्मीरी बोल रहा है। ठीक है, आगे बात। मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा, मैं तो ये कह रहा हूं भारत की छवि का नुकसान हो रहा है। अनंत काल तक इस तरह के राजनीतिक दलों को इस तरह की अंताक्षरी खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिससे देश की छवि पर असर पड़े। सच क्या है, झूठ क्या है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। यह भाजपा और कांग्रेस की सुविधा की राजनीति नहीं हो सकती। बोले हम भी मौज ले रहे हैं, बोले वो भी मौज ले रहे हैं, ये नहीं हो सकता। दुनिया में क्या संदेश दे रहे हो कि गुड्डू पप्पू के वोट काटे दे रहे, पप्पू गुड्डू के वोट काट रहा है घर में कंबल में छुप के। तमाशा है क्या मुल्क में? बोले तू झूठा, बोले तू झूठा। ईवीएम में गए थे ना सुप्रीम कोर्ट, क्यों गए थे? तब बोलते थे हम नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ईडी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, 16 दलों ने दस्तखत किए थे ना, तब नाक नहीं थी। बोले अब हमको कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट जाओ, हम जाएंगे। 16 दल गए थे, उसमें कांग्रेस भी थी, सपा भी थी, गए थे ना। क्यों गए थे? ईवीएम में क्यों गए थे? राफेल पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? राहुल गांधी के वकील ने स्वीकार किया ना। एक नहीं कई उदाहरण हैं। मैं तो कहता हूं यह प्रसंग जितनी जल्दी सुलझे, भारत की छवि भाजपा और कांग्रेस के लिए अखाड़े का काम नहीं के बीच में नहीं, फुटबॉल की तरह घूमनी चाहिए। हो सकता है भाजपा को भी राजनीतिक लाभ हो राहुल गांधी के बोलने से, ये भी आनंद ले रहे हूं, मैं उसको भी उचित नहीं मानता। यह आनंद लेने का प्रश्न नहीं है।
और मैं एक बात और कहूंगा, स्वायत्त संस्था होना अलग चीज है, लेकिन इस देश में कोई भी संस्था ऐसी नहीं, स्वायत्त हो या गैर स्वायत्त हो, जिसकी तनख्वाह हमारे टैक्स से न जा रहा हो, चाहे ज्ञानेश कुमार हो चाहे रमेश कुमार हो। रत्नाकर जी, मैं उनसे भी कहूंगा, ये आइस पाइस ना खेलो भैया ना, ये छुपम छुपाई ना खेलो ना। गड़बड़ है तो स्वीकार करो, गड़बड़ नहीं है तो एफआईआर कराइए, एफआईआर कराइए। हो सकता है कई बार राजनीति में ऐसा भी होता है, आदमी सोचता है हमारे ऊपर मुकदमा हो जाए, इसके लिए जब तक भी करता है, प्रार्थना भी करता है, चलो मुकदमा हो जाएगा तो सुरखरू हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी मुकदमा होना चाहिए। कानून के दायरे में तो आओ। ये इतना छोटा विषय नहीं है। कल्पना करिए रत्नाकर बाबू, पूरे देश का विश्वास आप हिलाना चाहते हो, ये मैसेज देना चाहते हो कि चुनाव ही गड़बड़ है। ये छूट नहीं होनी चाहिए किसी नेता को नहीं, किसी राजनीतिक दल को नहीं, किसी को नहीं। और अब अगर चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इस पूरे प्रसंग में सबसे ज्यादा दोषी होगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की तरह अंताक्षरी नहीं खेल सकता, ना उसको खेलना चाहिए। व्यवहारिक फैसला करिए, तत्काल करिए। राहुल गांधी को आप जवाबदेह नहीं हो सकते। राहुल गांधी आपको जवाब नहीं दे रहे, आप उनको नहीं दे रहे, लेकिन देश के लिए तो जवाबदेह दोनों हो। ना देश से बड़ा आयोग है, ना देश से बड़े राहुल गांधी है, ना देश से बड़ी भाजपा है। सीधी बात, सपाट समझ लो। मैं तो कहूंगा कोई अदालत नहीं जा रहा तो चुनाव आयोग को एफआईआर करानी चाहिए। रखिए वहां तथ्य, हम देखते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत क्या कहती है, फिर देश फैसला करेगा। लेकिन ये छुपम छुपाई का खेल बंद होना चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा